हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज आप लोगों को पता ही है, लास्ट पार्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं मैं हैरी पॉटर वाली सीरीज़ का, और उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस पार्ट 2। और मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को पता ही है, मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। इस पार्ट में हैरी, रॉन और हरमाइनी बाकी बचे हुए हॉर्क्रक्सेस ढूंढने निकलते हैं ताकि वो उन्हें नष्ट कर सकें, और इधर हॉगवर्ट्स में डेथ ईटर्स और अच्छे जादूगरों में युद्ध छिड़ चुका है। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2011 में, और सिर्फ एक यही मूवी है जो 3D में रिलीज़ हुई है पूरी हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी में। ये मूवी का लेवल भी बाकी सब मूवीज़ के लेवल के मुकाबले बहुत ही अलग है। इस मूवी ने 1.342 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था, और ये साल 2011 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी। दूसरे नंबर पर थी ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून, जो कि थर्ड इंस्टॉलमेंट थी ट्रांसफॉर्मर्स वाली फ्रेंचाइजी में, और इसने किया था 1.123 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। और तीसरे नंबर पर थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स, जो कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली फ्रेंचाइज में, और इसने किया था 1.045 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। हैरी पॉटर की ये लास्ट पार्ट वाली मूवी की काफ़ी सराहना की गई थी। फर्स्ट पार्ट वाली मूवी की तरह इस मूवी में भी एक्टर्स की एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, विजुअल इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब कुछ अच्छा था। और ये मूवी पूरी हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी रही है। ये साल 2011 के टॉप 10 मूवीज़ में से एक रही है। इस मूवी को एकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था 3 कैटेगरीज़ में, और भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं इस मूवी ने। ओवरऑल इस मूवी ने इतिहास रच दिया था। और एक मज़े की बात सुनिए, इस मूवी का प्रोडक्शन हाउस है वार्नर ब्रदर्स। ये वाली मूवी वार्नर ब्रदर्स की अब तक की सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी थी, लेकिन हाल ही में बारबी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और बारबी अब वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन की सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी है विद 1.418 बिलियन डॉलर्स एंड काउंटिंग। अब सबसे पहले जो वादा किया था वो पूरा करता हूँ। डंबलडोर की छोटी सी बैक स्टोरी सुना देता हूँ आप लोगों को। वैसे अगर डिटेल में जानना है तो आजकल फैंटास्टिक बीस्ट करके हैरी पॉटर की प्रीक्वल मूवीज़ आ चुकी हैं। अभी फ़िलहाल 3 ही आई हैं, 2 और आनी बाकी हैं, लेकिन वो उतनी हिट नहीं हो रही हैं। पर हाँ, उसमें थोड़ा सा डिटेल में है डंबलडोर की कहानी। सो मोस्टली हम बात करेंगे डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड के बारे में। आइए शुरू करते हैं। एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डंबलडोर का जन्म हुआ था 1881 में। उसके माता पिता का नाम था केंड्रा और पर्सिवल डंबलडोर। डंबलडोर भी हाफ ब्लड थे स्नेप की तरह। डंबलडोर के पिता जादूगर थे और माँ मगल थी। एल्बस के एक भाई और एक बहन थी। दोनों छोटे थे एल्बस से। उनके नाम थे एबरफोर्थ डंबलडोर और अरियाना डंबलडोर। एल्बस जब छोटे थे तब कुछ मगल लड़कों ने अरियाना को जादू करते हुए देख लिया था और उस पर अटैक कर दिया। इसके कारण अरियाना को छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा सदमा लगा, और अरियाना की जादुई शक्तियाँ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो गई। अब अरियाना की जादुई शक्तियाँ अपने आप ही कभी भी और बहुत डिस्ट्रक्टिव वे में बाहर आती थी, यानी कि किसी को नहीं पता होता था कि अरियाना की जादुई शक्तियाँ कब अचानक से एक्टिवेट हो जाएंगी और अपने आसपास की चीज़ों को तबाह कर देंगी। ये देख के अरियाना के पिता पर्सिवल को बहुत गुस्सा आया, और उसने उन मगल लड़कों को ढूंढ के उनकी हत्या कर दी। इसके कारण पर्सिवल को अज़्काबान जाना पड़ा, जहाँ पर बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बाद इनकी माँ केंड्रा डंबलडोर अपने बच्चों को लेकर गॉड्रिक्स हॉलो में शिफ्ट हो गई, और वो अरियाना को घर में ही बंद करके रखने लगी ताकि बाहर के लोगों को अरियाना के बारे में पता ना चल सके, क्योंकि अरियाना अपनी जादुई एबिलिटीज़ को कंट्रोल करने में असमर्थ थी। अगर किसी को पता चल जाता तो उसे फिर जादू की दुनिया में एक हॉस्पिटल है उसमें डाल देते। एल्बस को भी समझ में आ गया कि उसे अपने पिता और बहन के बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी है। सिर्फ उनके एक पड़ोसी को सब कुछ पता था, जिसका नाम था बथिल्डा बैकशॉट। एल्बस ने हॉगवर्ट्स स्कूल अटेंड किया 1892 से 1899 तक, और वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे। उन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते अपने स्कूल के समय में, और काफ़ी दोस्त भी बनाए, और सभी टीचर्स को एल्बस पसंद थे।
एल्बस के स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे चार्म्स और ट्रांसफिग्रेशन। जब 1899 में एल्बस ग्रेजुएट होकर निकले हॉगवर्ट्स से, तब उनके प्लान्स थे कि वो दुनिया का टूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनकी माँ केंड्रा की डेथ हो गई अरियाना के जादुई शक्तियों के कारण एक एक्सीडेंट में। इससे एल्बस हेड ऑफ द फैमिली हो गया अचानक से। वो एबरफोर्थ की पढ़ाई छुड़वाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एबरफोर्थ को बोला कि तुम अभी पढ़ाई करो, मैं अरियाना की देखभाल कर लूँगा। और उन्हीं दिनों एक फॉरेनर गॉड्रिक्स हॉलो में आया जिसका नाम था गैलर्ट ग्रिंडलवाल्ड। डम्बलडोर और ग्रिंडलवाल्ड में मुलाकात हुई और दोनों ही बहुत ब्रिलियंट थे। फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ग्रिंडलवाल्ड का मानना था कि सारी दुनिया पर सिर्फ विजार्ड्स का ही राज होना चाहिए। डम्बलडोर भी एग्रीड थे इस पॉइंट से। फिर एक रात दोनों ने एक ब्लड पैक्ट बनाया जिसके चलते वो एक दूसरे को नहीं मार सकते थे, और वो पैक्ट तभी टूटेगा जब उन दोनों की छड़ियों से स्पेल्स निकल के गलती से एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिसमें उनका इंटेंशन एक दूसरे को मारने का नहीं होगा। एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड को डेथली हेलोस के बारे में पता चल गया था और वो दोनों उन्हें ढूंढ के दुनिया पर जादूगरों की ही सत्ता फैलाना चाहते थे। एक दिन फिर एल्बस और गैलर्ट ग्रिंडलवाल्ड ने डिसाइड किया कि अब ग्लोबल विजार्डिंग वार की शुरुआत की जाए, यानी कि युद्ध की। तो एबरफोर्थ को समझ में आ गया था कि उसे ही अब अपनी बहन अरियाना का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि डम्बलडोर अब ग्रिंडलवाल्ड के साथ चला जाएगा। लेकिन एबरफोर्थ एल्बस को रोकना चाहता था। तो एक दिन एबरफोर्थ ने एल्बस के सामने ही ग्रिंडलवाल्ड से झगड़ा कर लिया कि वो कितना बेवकूफ़ लड़का है जो सोचता है कि वो दुनिया जीत लेगा। ग्रिंडलवाल्ड ने फिर एबरफोर्थ पर क्रूशिएटस कर्स का इस्तेमाल कर दिया। क्रूशिएटस कर्स आप लोगों को याद होगा, तड़पाने वाला कर्स है। तब एल्बस को लगा कि ग्रिंडलवाल्ड बहुत ही निर्दयी जादूगर है। तो फिर 3 वे ड्यूअल स्टार्ट हो गया एल्बस, एबरफोर्थ और ग्रिंडलवाल्ड के बीच में। जब ये ड्यूअल चल रहा था तो अरियाना जल्दी से भाग के आई देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन उसी झगड़े में से एक स्पेल अरियाना को आके लग गया और वो मर गई और ग्रिंडलवाल्ड तुरंत वहाँ से भाग गया। इसके बाद ग्लोबल विजार्डिंग वार शुरू हुआ 1926 में, जो चला 1945 तक। उस दौरान वो ब्लड पैक्ट ग्रिंडलवाल्ड के ही फेवर में काम किया, क्योंकि डम्बलडोर उसे अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन ग्रिंडलवाल्ड को ये भी पता था कि सिर्फ एक डम्बलडोर ही है जो उसे रोक सकता है। इधर डम्बलडोर को भी पता चल गया था कि ग्रिंडलवाल्ड को एल्डर वांड मिल चुकी है। 1930s में दोनों के बीच का ब्लड पैक्ट टूट जाता है। ये रिसेंटली 3rd वाली मूवी में दिखाया है जो कि 2022 में आई थी। एनीवे, अल्टीमेटली 1945 में डम्बलडोर और ग्रिंडलवाल्ड का बहुत भयंकर वाला ड्यूअल होता है और डम्बलडोर ग्रिंडलवाल्ड को हरा देता है। कैसे हराता है ये अब तक नहीं पता है, क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड के पास एल्डर वांड थी और जिसके पास एल्डर वांड होती है उसे कोई हरा नहीं सकता है। शायद ये मूवीज़ में दिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि कैसे हराया होगा डम्बलडोर ने ग्रिंडलवाल्ड को? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो ये थी डम्बलडोर की कहानी, और ये सब होने के बाद डम्बलडोर को जीवन में हमेशा एक ही दुख रहता था कि वो अपनी बहन अरियाना को नहीं बचा पाए। और एबरफोर्थ भी जो है डम्बलडोर को हमेशा गिल्ट महसूस कराते रहते थे कि तुम्हारे कारण हमारी बहन अरियाना की मौत हो गई। अगर तुम ग्रिंडलवाल्ड के साथ जाने की नहीं सोचते तो आज सब कुछ ठीक होता। खैर, आइए अब सीधा मूवी के प्लॉट की शुरुआत करते हैं। तो अब तक 3 हॉर्क्रक्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। डायरी, जिसे हैरी ने सेकंड पार्ट में नष्ट किया था, उसके बाद मॉर्फिन गॉन्ट वाली रिंग जिसे डम्बलडोर ने नष्ट किया था, और तीसरा लॉकेट जिसे रॉन ने पिछले पार्ट में नष्ट किया था। अब डम्बलडोर के मुताबिक वोल्डेमॉर्ट ने 7 हॉर्क्रक्सेस बनाए होंगे, तो बचे 4। इसमें ये लोग उन्हीं 4 को नष्ट करेंगे। अच्छा, एक बात और, मैंने आप लोगों से कहा था कि हॉर्क्रक्सेस किसी रेयर मैजिकल ऑब्जेक्ट या आर्टिफैक्ट को ही बनाया जाना चाहिए। तो फिर डायरी तो सिंपल सी चीज़ थी, उसे क्यों हॉर्क्रक्स बनाया? तो एक्चुअली जब टॉम रिडल अपने 7th ईयर में थे और उसने हॉर्क्रक्स बनाना सीख लिया था और वो स्कूल को उस साल के बाद छोड़ने वाला था, तो उसे लगा कि कुछ तो ऐसा छोड़ के जाना चाहिए हॉगवर्ट्स में जिससे कि फ्यूचर में चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स यानी कि रहस्यमयी तहखाने को खोला जा सके। और उसे उस वक्त उतना आइडिया भी नहीं था कि कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट चाहिए हॉर्क्रक्स बनाने के लिए, इसलिए उसने डायरी चूज़ की। सिंपल लेकिन एक कारगर हथियार।
डायरी से किसी को शक भी नहीं होगा स्कूल में, तो इसलिए उसने उसको हॉर्क्रक्स बना दिया। और यही था पहला हॉर्क्रक्स वोल्डेमॉर्ट का, और इसमें वोल्डेमॉर्ट ने अपने थॉट्स भी डाल दिए थे। खैर, कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि डॉबी मर गया है सबको एक सेफ लोकेशन पर पहुंचा के। वहाँ फिर हैरी डॉबी की बॉडी को दफना देता है पूरे रिस्पेक्ट के साथ। उसके बाद हैरी जाता है ओलिवेंडर के पास और उससे छड़ी के बारे में पूछता है कि ये चक्कर क्या है छड़ियों का, और अब वांड्स के बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे कि वांड्स जिंदा है या उनमें फीलिंग्स है या थॉट्स हैं। तब ओलिवेंडर बताता है कि वांड्स के वाकई में फीलिंग्स और थॉट्स होते हैं। अब ज़रा छोटी सी कहानी सुनिए वांड्स के बारे में। ओलिवेंडर का कहना है कि एक छड़ी क्या होती है, एक लकड़ी का टुकड़ा जिसके मध्य में एक मैजिकल कोर होता है, जैसे कि हैरी की छड़ी में मैजिकल कोर होता है फीनिक्स पक्षी का पंख। ऐसे ही किसी छड़ी में ड्रैगन का कुछ होता है, किसी में यूनिकॉर्न का हेयर होता है, और कुछ और मैजिकल ऑब्जेक्ट या क्रिएचर का होता है जिसे हम लोग कोर कहते हैं। और जिस लकड़ी से वांड बनती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। दो छड़ियों में एक ही पेड़ की लकड़ी हो सकती है और उनका मैजिकल कोर भी सेम हो सकता है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग होती हैं। इसका कारण आज तक समझ नहीं आया, ऐसा ओलिवेंडर कहता है। और जादूगर कभी भी छड़ी नहीं चुनता है, बल्कि छड़ी हमेशा जादूगर को चुनती है। इसका भी कारण आज तक समझ नहीं आया है। अब लास्ट पार्ट में मैलफॉय के घर में या महल में जो ड्यूअल हुआ था उसमें से हैरी दो छड़ियाँ ले आया था, एक तो ड्रेको मैलफॉय की और दूसरी बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज की। ओलिवेंडर सेंस करके बताता है कि ये ड्रेको मैलफॉय वाली छड़ी को चूंकि हैरी ने ड्यूअल में जीता है तो उसकी वफादारी अब हैरी की तरफ हो गई है। यानी कि अगर आप किसी भी जादूगर को हरा देते हैं तो उसकी छड़ी फिर आपकी हो जाती है। तो हैरी, रॉन और हरमाइनी ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि छड़ी ऐसे अपना एलिजियंस भी चेंज कर सकती है। एनीवे, फिर हैरी गॉब्लिन ग्रिफुक के पास जाता है। आपको फर्स्ट पार्ट से याद होगा कि जादू की दुनिया में एक बैंक है जिसका नाम है ग्रिनगॉट्स, और उसमें सारे गॉब्लिन्स ही काम करते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपको याद होगा कि ग्रिफिंडोर की तलवार देख के बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज बहुत परेशान हो जाती है और पूछती है कि उन्होंने उसके बैंक वॉल्ट में से और क्या क्या चुराया है, और वो हरमाइनी को टॉर्चर भी करती है इस बात के लिए। तब इन लोगों को लगता है कि पक्का कोई हॉर्क्रक्स बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज के बैंक वॉल्ट में है। तो वो लोग ग्रिफुक की मदद मांगते हैं ताकि वो लोग बैंक में घुसकर उस हॉर्क्रक्स को चुरा सके। और ग्रिफुक बोलता है कि उसे ग्रिफिंडोर की तलवार चाहिए उनकी मदद करने के बदले में। डील पक्की हो जाती है और फिर हरमाइनी बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज का रूप धारण कर लेती है पॉलीजूस पोशन पी के, और रॉन भी किसी गुंडे जैसे का भेष बना लेता है जो कि बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज का फॉलोअर है। और हैरी और ग्रिफुक इनविजिबिलिटी क्लोक के अंदर होते हैं। अब ये तीनों जाते हैं ग्रिनगॉट्स बैंक। वहाँ जाके हरमाइनी बेलेट्रिक्स के रूप में अपने वॉल्ट को एक्सेस करने की डिमांड करती है, लेकिन जो गॉब्लिन बैठा होता है उसको शक होने लग जाता है। तब हैरी इनविजिबिलिटी क्लोक के अंदर से इम्पीरियस कर्स का इस्तेमाल करके उस गॉब्लिन को अपने वश में कर लेता है। फिर ये तीनों बैंक वॉल्ट के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक झरना सा ऊंचाई से गिर रहा होता है, और जिस ट्रॉली में ये लोग बैठे होते हैं वो उसी झरने से होकर गुजरता है। एक्चुअली वो झरना किसी भी जादू या चोर को पकड़ने के लिए है, और ये तीनों चोरी से तो घुस के आ ही रहे थे। तो हरमाइनी अपने असली रूप में आ जाती है और इम्पीरियस कर्ट्स उस बैंक के गॉब्लिन पर से हट जाता है और ट्रॉली का फ्लोर नीचे खुल जाता है, और ये लोग सब नीचे बहुत गहरी खाई में गिरने लग जाते हैं। लेकिन फिर कुशनिंग चार्म के थ्रू, जिसे हरमाइनी तुरंत चलाती है अपनी छड़ी से, ये सभी लोग ज़मीन से टकराकर मरने से बच जाते हैं। अब जिस वॉल्ट के सामने ये गिरते हैं वहाँ एक ड्रैगन होता है, और वो वॉल्ट लकीली बेलेट्रिक्स का ही होता है। और हाँ, उस झरने से गुजरने के बाद एक अलार्म पूरे बैंक में बजने लग जाता है कि कोई चोर घुस आया है बैंक में। एनीवे, उस ड्रैगन को वो गॉब्लिन एक घंटी बजा के चुप करा देता है, या पीछे हटा देता है कह सकते हैं। फिर वॉल्ट के अंदर जाते हैं ये लोग। अब एक्चुअली मूवी में नहीं दिखाया है, लेकिन बुक में हैरी को डम्बलडोर ने वोल्डेमॉर्ट की पुरानी मेमोरी दिखा दी थी, जिसमें वो हेप्ज़िबा को मारता है और हेप्ज़िबा के मर्डर का इल्ज़ाम उसके गुलाम एल्फ पर लग जाता है।
ये कहानी मैंने आप लोगों को वोल्डेमॉर्ट की कहानी वाले एपिसोड में सुना चुका हूँ। हैरी को ये मेमोरी डंबलडोर पेंसिव में दिखाता है 6th पार्ट में, जब वोल्डेमॉर्ट का पूरा पास्ट एक्सप्लोर कर रहे थे ये लोग। एनीवे, तो हैरी तुरंत रॉन और हरमाइनी को बोलता है कि कुछ कप जैसा ढूंढो, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट हॉर्क्रक्स होता तो हैरी भी उसे पहचान नहीं पाता। लकीली एक कप उन्हें दिखता है, लेकिन बेलेट्रिक्स ने अपने वॉल्ट में सभी ऑब्जेक्ट्स पर एक चार्म लगा रखा था। इस चार्म में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट छुआ जाएगा तो उसके और मल्टीपल कॉपीज़ अपने आप पैदा हो जाएंगी, और ये तीनों से गलती से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स छुआ जाने के कारण पूरा वॉल्ट उनकी मल्टीपल कॉपीज से भर जाता है। लेकिन अल्टीमेटली असली कप मिल जाता है और ये लोग उसे लेकर बाहर निकलते हैं, और वो ग्रिफिंडोर वाली तलवार को गॉब्लिन ग्रिफुक छीन लेता है। जब तक बाहर निकलते हैं तब तक काफ़ी सारे सिपाही उन्हें घेर लेते हैं पकड़ने के लिए। तब हरमाइनी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना ड्रैगन के ऊपर सवारी करके इस बैंक से बाहर निकला जाए। फिर ये लोग उस ड्रैगन को छुड़ाते हैं और उस पर बैठकर तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब ये लोग एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं तब हैरी को एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट को पता चल चुका है कि हैरी सभी हॉर्क्रक्सेस नष्ट कर रहा है, और वो बहुत गुस्से में है। और हैरी को ये भी दिखता है कि अगला हॉर्क्रक्स रोविना रेवनक्लॉ से रिलेटेड है वोल्डेमॉर्ट की मेमोरी से, और वो हॉगवर्ट्स में है। तो फिर ये तीनों हॉगवर्ट्स जाने की सोचते हैं। अच्छा, पहले ये सुनिए, रोविना रेवनक्लॉ हॉगवर्ट्स के एक फाउंडर में से थी। उसके पास एक डायडम था जिसको कहते थे कि उसको पहनने के बाद किसी की भी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। डायडम काइंड ऑफ मुकुट या क्राउन या टियारा सा समझ लीजिए, जो कि सर पर पहना जाता है। तो रोविना दरअसल बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंट विच थी। उसने शायद उस डायडम पर जादू किया होगा जिससे कि पहनने वाले की इंटेलिजेंस बढ़ जाए। हेलिना, जो कि रोविना की बेटी थी, उसने वो डायडम अपनी माँ से चुरा लिया था। दरअसल रोविना को लोगों से बहुत अटेंशन मिलती थी, तो हेलिना भी ऐसा ही चाहती थी। इसलिए उसने सोचा कि वो डायडम पहन के वो भी इंटेलिजेंट हो जाएगी और फिर वो लोगों के बीच में फेमस हो जाएगी। और हेलिना वो डायडम चुरा के हॉगवर्ट्स से भाग गई और अल्बेनिया में चली गई। फिर रोविना ने ब्लडी बैरन नाम के एक जादूगर को हेलिना को ढूंढ के वापस लाने के लिए भेजा। ब्लडी बैरन ने हेलिना को अल्बेनिया के जंगलों में पाया। हेलिना ने वो डायडम अल्बेनिया के जंगल में एक पेड़ के तने में छिपा दिया था। तो जब ब्लडी बैरन हेलिना को वापस ले जाने आया तो हेलिना ने मना कर दिया। तब गुस्से में ब्लडी बैरन ने उसे मार दिया। दरअसल ब्लडी बैरन हेलिना से प्यार करता था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब ब्लडी बैरन ने भी सुसाइड कर लिया। इसके बाद कई सालों तक वो डायडम खोया रहा, लेकिन टॉम रिडल ने अपनी मीठी मीठी बातों में हेलिना को फंसा के उसकी लोकेशन जान ली थी। और फिर जब टॉम रिडल ने स्कूल छोड़ा तो वो अल्बेनिया गया, उन्हीं 10 सालों के बीच में जब वो डार्क मैजिक सीख रहा था। उस डायडम को उसने हॉर्क्रक्स बनाया, और फिर जब वो हॉगवर्ट्स गया प्रोफेसर बनने के लिए डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स वाले सब्जेक्ट का, तब डंबलडोर ने उसे मना करके भगा दिया था। लेकिन हॉगवर्ट्स छोड़ने से पहले वोल्डेमॉर्ट ने वो डायडम को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में छिपा दिया था। एनीवे, हैरी, रॉन और हरमाइनी तुरंत एपरेट होके हॉग्समीड पहुंचते हैं और वहां उन्हें डंबलडोर का भाई मिलता है, एबरफोर्थ। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हैरी के पास एक ग्लास का टुकड़ा था जिसमें उसे कोई दिखता रहता था और जब मदद भी मांगता था तो मिल जाती थी उसे। एक्चुअली वो एक जादुई मिरर का टुकड़ा था जो कि एबरफोर्थ के पास था। हैरी को हमेशा उस ग्लास के टुकड़े में एबरफोर्थ दिखता था, लेकिन वो ग्लास का टुकड़ा छोटा था, इसलिए हैरी को पता नहीं चल पाता था। एनीवे, फिर एक गुप्त रास्ते के थ्रू ये लोग हॉगवर्ट्स के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ ये तीनों अपने सभी फ्रेंड से मिलके खुश होते हैं और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। अच्छा, हॉग्समीड में आते ही एक्चुअली एक ज़ोर का अलार्म बजने लग जाता है कि हैरी वहाँ आया है। तो डेथ ईटर्स और वोल्डेमॉर्ट सभी को पता चल जाता है कि हैरी अब हॉगवर्ट्स आ चुका है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट सबके माइंड को एक्सेस करके उन्हें एक सूचना देता है कि उसे पता चल गया है कि हैरी हॉगवर्ट्स आ चुका है, और वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि वो हमला कर रहा है हॉगवर्ट्स पर और सबको मार डालेगा। इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है और सभी प्रोफेसर्स और ऑरर्ट्स तुरंत स्कूल को प्रोटेक्टिव स्पेल्स और चार्म से प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं।
इधर नेविल पूछता है हैरी से कि उसे क्या मदद चाहिए, तो वो कहता है कि उसे एक चीज़ ढूंढनी है जो कि रोवीना रेवेनक्लॉ से रिलेटेड है। कैसा दिखता है और क्या है उसे कोई आइडिया नहीं है, और कहाँ है वो भी पता नहीं है। तब ल्यूना लवगुड हैरी को बोलती है कि उसे शायद डायडम की तलाश है। फिर ल्यूना हैरी को हेलिना रेवेनक्लॉ के घोस्ट से मिलवाती है और हेलिना बताती है कि वो डायडम रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में है। तब हैरी रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स जाता है उस डायडम को ढूंढने। दूसरी तरफ रॉन और हरमाइनी चैम्बर ऑफ सीक्रेट चले आते हैं उस कप को नष्ट करने के लिए, उस सांप के दांत से। दोनों उसे नष्ट कर देते हैं और फिर रॉन और हरमाइनी फाइनली किस कर लेते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि ड्रेको मैलफॉय एक्चुअली अपने 2 फ्रेंड्स के साथ हैरी का पीछा कर रहा था। तो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में हैरी को वो डायडम मिल जाता है और ड्रेको और उसके फ्रेंड्स हैरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉन और हरमाइनी आके उसे बचा लेते हैं। ड्रेको का एक फ्रेंड एक बहुत ही रेयर कट्स अपनी छड़ी से करता है जिसका नाम है फीएंड फायर कट्स। इसमें छड़ी से ऐसी आग निकलती है जो कि बढ़ती ही चली जाती है और कभी बुझती ही नहीं। तब सब लोग उस आग से अपनी जान बचाने के लिए झाड़ू पर बैठकर उड़कर भागने लग जाते हैं। मैलफॉय वहीं फंसा होता है, लेकिन हैरी मैलफॉय की मदद करता है और उसे अपनी झाड़ू पर बैठा के वहाँ से बाहर ले आता है। और फिर बाहर आकर उसी सांप के दांत से वो उस डायडम को भी नष्ट कर देता है और उसे लात मार के उस आग में फेंक देता है और उस रूम ऑफ रिक्वायरमेंट के दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसके बाद हैरी को वोल्डेमॉर्ट का विजन आता है और उसे पता चलता है कि नगीनी ही फाइनल हॉर्क्रक्स है। और इस बीच बहुत ही मस्त वाला फाइटिंग सीक्वेंस चलता रहता है पूरे स्कूल में, जहां डेथ ईटर्स और ऑरर्स और भी बाकी अच्छे बुरे जादूगर आपस में लड़ रहे होते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी सबसे बच के भाग रहे हैं। अब फिर से वोल्डेमॉर्ट की अनाउंसमेंट आती है सबके दिमाग में कि जादुई खून बहुत बह चुका है, और वोल्डेमॉर्ट सबसे कहता है कि वो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर रहा है और हॉगवर्ट्स वाले अपने घायलों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस दौरान, और जिनकी मौत हो चुकी है उसका शोक भी मना सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान हैरी खुद से चल के नहीं आया वोल्डेमॉर्ट के पास, तो फिर से वोल्डेमॉर्ट हमला बोल देगा हॉगवर्ट्स पर। फिर हैरी देखता है कि काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। अच्छे मेन कैरेक्टर्स की लाश दिखाई जाती है, तो हैरी उनको देख के दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट स्नेप को बुलाता है और कहता है कि उसने डंबलडोर की कब्र से जो एल्डर वांड उठाई थी वो अभी भी ढंग से काम नहीं कर रही है, और वोल्डेमॉर्ट को पता चल चुका है कि जिसने उसे जीता है उसके ज़िंदा रहते वो ठीक से काम नहीं करेगी। और वोल्डेमॉर्ट के मुताबिक स्नेप ने ही डंबलडोर को मारा था, तो वो छड़ी एक्चुअली में स्नेप को बिलोंग करती है। इसलिए वो नगीनी को बुला के स्नेप को मारने के लिए कहता है। स्नेप मर रहा होता है और वहाँ हैरी पॉटर पहुँच जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ वोल्डेमॉर्ट के विजन से दिख रहा था। फिर स्नेप हैरी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ लिली की तरह ही हैं। और फिर मरते मरते वो एक मेमोरी निकाल के हैरी को देता है। हैरी तुरंत पेंसिव की तरफ दौड़ता है और उस मेमोरी को देखता है। अब आइए आप लोगों को सुनाता हूँ मैं स्नेप की कहानी। स्नेप का जन्म हुआ था 1960 में, और उसके पिता मगल थे और माँ विच थी। तो वो मगल्स की दुनिया में ही रहता था 11 साल तक, और उसी के घर के पास एवंस फैमिली भी रहती थी। एवंस फैमिली में 2 छोटी लड़कियां थी जिनका नाम था लिली एवंस और पेट्यूनिया एवंस। आंट पेट्यूनिया जो कि हैरी की आंट थी और लिली हैरी की माँ थी। तो बचपन के दिनों में सेवरस स्नेप और लिली एवंस मिलके खेलते थे। इसी दौरान स्नेप को लिली से प्यार हो जाता है। अच्छा, स्नेप हाफ ब्लड प्रिंस है, ये मैंने बता दिया था ना आप लोगों को। हाफ ब्लड इसलिए क्योंकि उसके पिता मगल थे और माँ विच थी। एनीवे, फिर स्नेप और लिली का एडमिशन हॉगवर्ट्स में हो जाता है सेम ईयर में 1971 में। लेकिन स्नेप जाता है स्लिदरिन हाउस में और लिली ग्रिफिंडोर में। हॉगवर्ट्स में जेम्स पॉटर और सीरियस ब्लैक हमेशा स्नेप को बुली करते रहते थे, यानी कि परेशान करते रहते थे। इसलिए स्नेप उनसे हमेशा बदला लेने की सोचता रहता था और उसका पैशन डार्क आर्ट्स की तरफ ज़्यादा होने लग गया था। इसके चलते 5th ईयर में फाइनली लिली ने स्नेप से बात करना बंद कर दिया और उनकी दोस्ती टूट गई। इसके बाद स्नेप डेथ ईटर बन गया और उसी ने वो प्रोफेसी के बारे में वोल्डेमॉर्ट को बताया था।
लेकिन उसे फिर पता चला कि जेम्स और लिली का बेटा ही निकलेगा वोल्डेमॉर्ट को मारने वाला। तब स्नेप वोल्डेमॉर्ट से भीख मांगता है कि वो लिली को ना मारे, लेकिन स्नेप को वोल्डेमॉर्ट पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो डंबलडोर को भी जाके सब कुछ बता देता है। डंबलडोर वादा करता है कि वो जेम्स और लिली को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन के बावजूद पीटर पेटिग्रू गद्दार निकलता है और वोल्डेमॉर्ट को जाके जेम्स और लिली की लोकेशन बता देता है। इधर जब वोल्डेमॉर्ट लिली को मार देता है तब स्नेप डिफेक्ट कर जाता है और वो डंबलडोर के पास जाता है और ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स ज्वाइन कर लेता है और फिर स्नेप डबल एजेंट बन जाता है। डंबलडोर स्नेप के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो हमेशा हैरी को प्रोटेक्ट करेगा और स्नेप बोलता है कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि वो लिली से प्यार करता था। इस प्रकार स्नेप अपने आप को रिडीम करने के लिए लिली के बेटे हैरी को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, लेकिन उसे हैरी में हमेशा जेम्स की छवि दिखती थी, इसलिए वो उससे नफरत करता था। 6th पार्ट में एक्चुअली जब डंबलडोर ने रिंग वाला हॉर्क्रक्स नष्ट किया था तब उनका हाथ डिस्ट्रॉय हो गया था और उनके पास ज़्यादा समय नहीं था जीवित रहने के लिए, और स्नेप के थ्रू डंबलडोर को पता चल गया था कि ड्रेको मैलफॉय को वोल्डेमॉर्ट ने ही डंबलडोर को मारने का काम दिया है। इसलिए डंबलडोर ने स्नेप के साथ एक पैक्ट किया था कि जब मारने का वक्त आएगा तो स्नेप ही मारे डंबलडोर को, ताकि वोल्डेमॉर्ट को विश्वास हो जाए पूरी तरीके से कि स्नेप वोल्डेमॉर्ट के ही साइड है। चूंकि डंबलडोर मरने ही वाले थे हॉर्क्रक्स के कारण, इसलिए स्नेप मान गया डंबलडोर को मारने के लिए। और पूरी मूवी फ्रेंचाइज में अब आप अगर गौर से सोचेंगे तो स्नेप हैरी की हमेशा ही मदद करता था। वो जो पिछले पार्ट में पेट्रोनस दिखा था ना हैरी को, जो उसे ग्रिफिंडोर की तलवार के पास लेके गया था पॉन्ड के पास, वो पेट्रोनस दरअसल स्नेप का ही था। तो ओवरऑल लिली ने अपने बेटे के लिए जान दी थी, तो लिली का सेक्रीफाइस वेस्ट न जाए इसलिए स्नेप ने हैरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ कह दी थी, क्योंकि अल्टीमेटली वो लिली से बहुत प्यार करता था। ये सब मेमोरी देख के हैरी बहुत हैरान परेशान हो जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। रॉन और हरमाइनी उसे खूब रोकते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता। उसके बाद वो गोल्डन स्निच वाली बॉल पर जो मैसेज लिखा आया था ना, उसका मतलब समझ जाता है कि आई ओपन एट द क्लोज। तब वो उसे अपने लिप से लगाता है और स्निच खुल जाता है और उसमें से रिजरेक्शन स्टोन निकलता है। उसके थ्रू वो अपने माता पिता और सीरियस ब्लैक से बात करता है और उसे वहीं फेंक के वोल्डेमॉर्ट के पास चला जाता है। उसके बाद वोल्डेमॉर्ट हैरी को मार देता है। कहानी ख़त्म, पैसा हजम। अरे जाइए मत, अभी ये सुनिए। तो एक्चुअली में जब वोल्डेमॉर्ट ने सबसे पहली बार हैरी को मारा था तब लिली हैरी के लिए अपनी जान दे देती है। उसके कारण एक प्रोटेक्टिव स्पेल बन गया था हैरी के आसपास। तो जब वोल्डेमॉर्ट ने फिर से हैरी को मारना चाहा तब वोल्डेमॉर्ट पर उसका स्पेल बैकफायर कर गया था। तो एक्चुअली में वोल्डेमॉर्ट ने 2 लोगों का मर्डर किया था, जेम्स और लिली पॉटर का, और अब वो एक मासूम बच्चे को मारने जा रहा था। तो जब उसका स्पेल बैकफायर हुआ तो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा जो भी वहाँ जिंदा चीज़ थी उससे जाके अटैच हो गया और वो था हैरी पॉटर। इस प्रकार ना चाहते हुए भी एक हॉर्क्रक्स बनाने की कंडीशंस पूरी हो गई थी और ना चाहते हुए भी हैरी एक हॉर्क्रक्स बन गया था, जिसका पता वोल्डेमॉर्ट को था ही नहीं। तो जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारा तो एक्चुअली में उसने अपनी ही सोल को मार दिया था। और गहराई से समझते हैं इसको। तो 4th पार्ट में जब वोल्डेमॉर्ट वापस आया था हैरी का खून यूज़ करके, तो लिली का प्रोटेक्शन भी वोल्डेमॉर्ट के अंदर चला गया था। काइंड ऑफ कह लीजिए कि वोल्डेमॉर्ट भी एक हॉर्क्रक्स बन गया था हैरी पॉटर का। यानी कि जब तक वोल्डेमॉर्ट जिंदा है हैरी नहीं मर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वोल्डेमॉर्ट मर जाएगा तो हैरी भी मर जाएगा। दरअसल हॉर्क्रक्स अगर मरता भी है तो सिर्फ वही मरता है, जिस इंसान का हॉर्क्रक्स है वो नहीं मरता। एनीवे, दूसरी बात भी यहीं समझा देता हूँ। एक्चुअली स्नेप जब डंबलडोर को मारने वाला था उससे पहले ड्रेको मैलफॉय ने डिसआर्म स्पेल का डंबलडोर पर इस्तेमाल किया था, इसलिए एल्डर वांड ड्रेको की थी। लेकिन फिर मैलफॉय मैनर में 1st पार्ट के आखिरी में और इस पार्ट की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ड्रेको की वांड की वफादारी बदल गई है और वो हैरी की वफादार हो गई है। सिमिलरली एल्डर वांड भी अब हैरी की वफादार हो गई थी, यानी कि एल्डर वांड का असली मालिक हैरी पॉटर ही था।
इस तरह से हैरी के पास तीनों डेथली हेलोस थे, एल्डर वांड भी, रेजरेक्शन स्टोन भी और इनविजिबिलिटी क्लोक भी। तो वोल्डेमॉर्ट ने जब हैरी को मारा तो हैरी नहीं मर सकता, क्योंकि छड़ी अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। एनीवे, वोल्डेमॉर्ट के मारने के बाद हैरी लिम्बो में चला जाता है और वहाँ डम्बलडोर से मिलता है। लिम्बो मतलब जीवित दुनिया और मौत की दुनिया के बीच में। तो हैरी वहाँ डम्बलडोर से मिलता है और हैरी को चॉइस मिलती है कि वो वापस जा सकता है अपने शरीर में या फिर डेथ भी चूज़ कर सकता है। ये चॉइस इसलिए मिली हैरी को क्योंकि हैरी ने खुद सरेंडर किया था वोल्डेमॉर्ट को, काइंड ऑफ लाइक थर्ड ब्रदर इन डेथली हेलोस। हैरी ने मौत को हंसकर गले लगा लिया था, इसलिए उसको ये चॉइस मिली कि वो वापस अपने शरीर में जा सकता है। बस इसके बाद हैरी वापस ज़िंदा हो जाता है। फिर से छोटा सा युद्ध होता है, नेविल नगीनी को मार देता है, जिससे कि आखिरी हॉर्क्रक्स वोल्डेमॉर्ट का नष्ट हो जाता है। और फिर वोल्डेमॉर्ट और हैरी में मस्त वाला ड्यूअल होता है और वोल्डेमॉर्ट फिर से किलिंग कर्स हैरी पर चलाता है और वोल्डेमॉर्ट पर वो स्पेल बैकफायर कर जाता है, क्योंकि अब कोई हॉर्क्रक्स मारने को बचा नहीं है। तो छड़ी ओरिजिनल वोल्डेमॉर्ट को ही मार देती है, क्योंकि वो अपने मालिक को नहीं मार सकती है, इसलिए स्पेल बैकफायर कर जाता है। इस प्रकार वोल्डेमॉर्ट मर जाता है। एक्चुअली हैरी को पता चल चुका होता है कि एल्डर वांड का असली मालिक वही है, इसलिए लड़ाई के दौरान हैरी एक्सपेलियार्मस वाला स्पेल यूज़ करता है और वोल्डेमॉर्ट किलिंग कर्स बोलता है। तो एल्डर वांड वोल्डेमॉर्ट के हाथ से छूट के हैरी के हाथ में आ जाती है और वोल्डेमॉर्ट का कर्स उसी पर बैकफायर हो जाता है और वोल्डेमॉर्ट मर जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? हॉगवर्ट्स के 3 फाउंडर्स के आर्टिफैक्ट्स वोल्डेमॉर्ट के हॉर्क्रक्स बने, स्लिदरिन का लॉकेट, हफलपफ का कप और रेवेनक्लॉ का डायडम। और अंत में हैरी ने सिर्फ एक ही हॉर्क्रक्स नष्ट किया, वो डायरी वाला। रिंग को डंबलडोर ने नष्ट किया था, लॉकेट को रॉन ने, हफलपफ वाले कप को हरमाइनी ने और डायडम को उस फिएंड फायर वाली आग ने, और नगीनी को नेविल ने, और खुद वोल्डेमॉर्ट ने अपना एक हॉर्क्रक्स नष्ट किया था जो कि हैरी पॉटर के अंदर था। और हाँ, हॉगवर्ट्स में जो बैटल चला था उसमें भी काफ़ी सारे बुरे जादूगर यानी कि डेथ ईटर्स मारे जाते हैं। खास करके बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज मारी जाती है रॉन की माँ के हाथों यानी कि मॉली विजली के हाथों। बाकियों को पकड़ के अज़्काबान में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार वोल्डेमॉर्ट ने एक्चुअली हॉर्क्रक्सेस 6 बनाए थे, लेकिन हैरी पॉटर को उसने अनजाने में बना दिया था। तो इस प्रकार टोटल 7 हॉर्क्रक्सेस बन गए थे और एक वो खुद तो था ही। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। और अब कुछ कहने को रह नहीं गया है, तो आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये कि डैनियल रैडक्लिफ ने लगभग 80 वॉन्ड्स डिस्ट्रॉय की थी पूरी फ्रेंचाइज के दौरान। जब शूटिंग नहीं कर रहे होते थे तब वॉन्ड्स को ड्रमस्टिक्स की तरह यूज़ करते रहते थे। दूसरा फैक्ट यह कि ग्रिंगॉट्स बैंक में रेड करने से हॉगवर्ट्स में बैटल करने तक सब कुछ एक ही दिन में हुआ है। तीसरा फैक्ट यह कि हैरी पॉटर का लाइटनिंग बोल्ट वाला स्कार मार्क उनके माथे पे 5800 टाइम्स लगाया गया था पूरी फ्रेंचाइज के दौरान। 2000 बार डैनियल रैडक्लिफ को लगाया गया था और बाकी 3800 बार उनके स्टंट डबल और स्टैंड-इन्स को लगाया गया था। चौथा फैक्ट यह कि रूपर्ट ग्रिंट ने कभी भी किसी भी पॉइंट पर फ्रेंचाइज छोड़ने की बात नहीं सोची थी, जबकि डैनियल ने 3rd मूवी के बाद और एमा वॉटसन ने 5th मूवी के बाद फ्रेंचाइज छोड़ने का सोचा था। 5th फैक्ट यह है कि अगर सारी मूवीज़ को एक ही सेटिंग में देखा जाए तो टोटल 18 घंटे 20 मिनट लगेंगे, उसमें से एंड क्रेडिट्स काट दिए जाए तब 18 घंटे 20 मिनट। छठा फैक्ट यह कि डैनियल रैडक्लिफ ने टोटल 160 ग्लासेस यानी कि चश्मे पहने थे पूरी फ्रेंचाइज में। सातवां फैक्ट यह कि ये सबसे छोटी मूवी है पूरी फ्रेंचाइज में, इसका टोटल ड्यूरेशन है 2 घंटे 10 मिनट। आठवां फैक्ट यह कि एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में रूपर्ट ग्रिंट ने कहा था कि कभी कभी शूटिंग के दौरान उन्हें बहुत सफोकेशन होती थी, यानी कि वही सेम सेट, वही सेम लोग, वही सेम लोकेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें शूटिंग करते वक्त अच्छा ही लगता था। 9वां फैक्ट यह कि डैनियल रैडक्लिफ, एमा वाटसन, रूपर्ट ग्रिंट फिल्मिंग के आखिरी दिन खूब रो रहे थे एक साथ बैठ के। 10वां और आखिरी फैक्ट यह कि डैनियल रैडक्लिफ का कहना है कि ये वाली मूवी और 5th पार्ट वाली मूवी यानी कि ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स उनकी फेवरेट मूवीज़ रही हैं हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में से। अब कहानी से रिलेटेड एक मज़ेदार बात और सुनिए। एल्डर वांड इतनी पावरफुल है कि वो दूसरी ख़राब या टूटी वांड्स को भी ठीक कर सकती है।
जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के अंदर अपने हॉर्क्रक्स को मार दिया तब हैरी ने पार्सल टंग वाली एबिलिटी खो दी थी, यानी कि सांपों से बात करने की एबिलिटी। किसी भी हॉर्क्रक्स को किसी स्पेशल हथियार से ही मारा जा सकता था, इसलिए हैरी के अंदर जो हॉर्क्रक्स था उसे एल्डर वांड के थ्रू ही मारा गया था। और एल्डर वांड सबसे पावरफुल वांड है, इसलिए वो एक बहुत ही स्पेशल हथियार है। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.1, जिसे रेट किया लगभग 9,17,000 लोगों ने। और ये मूवी टॉप IMDb 250 मूवीज़ में भी आती है और इसका रैंक है 178। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, ज़रूर देखिए इस मूवी को। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पूरी हैरी पॉटर मूवी सीरीज़ का आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा और आप लोग और किस किस मूवी सीरीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।